हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करा दी है, सो यू कैन वॉच दैट वीडियोस आल्सो। सो यहाँ पे अब मैं जो न्यू टॉपिक बताने जा रही हूँ, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो एक्सरसाइज 7.2 में आपका जो इंटीग्रेशन, जो फंक्शंस, जो वैल्यू सॉल्व होंगी वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होंगी। सो व्हाट एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड इज़, यहाँ पे एग्जाम्पल 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको विदाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट मीन्स विद डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको ऑलरेडी पता होता है, उसकी हेल्प से सॉल्व करके भी बताऊंगी। एंड जो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करना है एक्सरसाइज ओवरऑल 7.2 में, उस मेथड से भी आपको करके बताऊंगी, ताकि आपको जो मेन डिफरेंस है वो क्लियर पता चल जाए, राइट। सो यहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगी, ऑल द सॉल्व्ड एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 39, ओवरऑल क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। अगर आप एक एक क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं तो आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल 5 में आपको वैल्यू दे रखी है साइन, और यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है mx। तो अगर यहाँ पे m की वजह से आप कंफ्यूज ना भी हो तो आप इसको ट्रीट करेंगे, एक वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। सो सपोज अगर वैल्यू होती साइन 5x और इसका इंटीग्रेशन करना होता तो आपके पास वैल्यू क्या आती। सो एग्जैक्टली जो m मेरा है वो एक 5 जो कांस्टेंट वैल्यू है, सो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो एग्जैक्टली अब देखो, इसको मैं जैसे अभी तक आप एक्सरसाइज 7.1 में सॉल्व करते आ रहे थे, तो इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली मैं उसी तरह से सॉल्व करने जा रही हूँ। सो साइन के साथ जो वैल्यू है वो क्या है mx। तो साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस, और जो भी वैल्यू है आपकी साथ में एज इट इज़ आ जाती है, प्लस सी, एंड जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ जाती है। तो आपने देखा डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको पता था उसकी हेल्प से आपका जो आंसर आया है लाइक दिस। लेकिन यही बात अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से बताना चाहूँ, जो कि आपको यूज़ करना है, जो कि इम्प्लीमेंट करना है आपको ओवरऑल एक्सरसाइज 7.2 में, तो देखो उसमें क्या बड़ा सा डिफरेंस है, तो उसमें क्या चेंज है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या है लाइक दिस। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अभी तो आपको इतना नहीं पता चल पाएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या है mx। तो यहाँ पर मैंने क्या इसको लेट कर लिया है mx इक्वल्स टू t, ठीक है। आपको जो क्या करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, सिंपलेस्ट वे में आपको सॉल्व करना होता है। अगर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे तो बहुत सिंपल वैल्यू है तो इसीलिए आपको इतना क्लियर पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जैसे ही अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी एग्जाम्पल 5 का सेकंड पार्ट, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों अप्लाई कर रहे हैं और वो किस वे में हमारे लिए हेल्पफुल है। सो यहाँ पर मैंने वैल्यू क्या ले ली है, लेट करना होता है आपको वैल्यू। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि एक जो वैल्यू है आप उसकी जगह कोई और वैल्यू ले लें, राइट। इस वैल्यू को रिप्लेस करके मैंने क्या लिख दिया है, लेट कर लिया है कि ये वैल्यू क्या है मेरे किसके इक्वल है, t के इक्वल, ये मैंने लेट कर लिया है। तो जैसे ही मैं लेट कर रही हूँ, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, जो भी वैल्यू आपने लेट करी है जिसके भी इक्वल, इस पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो मैंने अभी आपको लाइन बताई, दैट मीन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो कि इसके बाद का स्टेप क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली साइड में लिखना नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो, जस्ट मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कह रही हूँ कि आपको ध्यान में रहे, ताकि आप भूले ना कि इसके बाद का स्टेप क्या है। सिंपली आपको इसको क्या करना होता है, जो भी आपका फंक्शन चल रहा है साइड में एज इट इज़ चलेगा। आप जो भी लेट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा साइड में लिखेंगे अपने नोटबुक के, और वहाँ पे क्लियरली मेंशन करेंगे कि आपने इस वैल्यू को, जो जिस भी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं या जिस भी टर्म के साथ आप रिप्लेस कर रहे हैं, वो आप क्लियरली ऐसे मेंशन करोगे। जो भी वैल्यू होगी इक्वेशन की फॉर्म में, जैसे इस तरह से mx इक्वल्स टू 2 एक इक्वेशन है, तो इसको आप क्या कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, एक m तो कांस्टेंट वैल्यू है, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और t है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू क्या आएगी dt अपॉन dx, लाइक दिस। जैसे हमारे पास y इक्वल्स टू साइन x होता,
तो इसको अगर मैं पूरी वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो फॉर्मूले की हेल्प से cos x हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे y, यहाँ पे x नहीं है, ये y है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं जब विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या लिखते हो dy अपॉन dx, है ना, लाइक दिस। तो y को आपने क्या लिखा dy अपॉन dx, जब वो रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ, x के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे t जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो वैल्यू क्या आएगी dt अपॉन dx। सो यहाँ पर आपके पास dt अपॉन dx है, तो इसके नेक्स्ट स्टेप भी आपको ध्यान में रखना है, और वो फिर अगर आप यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो उसके बाद ये चीज़ और जो मैं अब यहाँ पर बताने जा रही हूँ वो दोबारा से आप हर बार लिखें चाहे ना लिखें एक ही बात है। तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, आपको क्या करना होता है, इसको यहाँ पर शिफ्ट करना होता है। तो m इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ पे हमने शिफ्ट क्यों किया अभी आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। अब जो हमने वर्किंग प्रोसेस करना था लेट वेट करने का, जो भी हमने साइड वर्क करना था वो हमने कर लिया है। तो ये आप साइड रफ वर्क नहीं करोगे, ये प्रॉपर आपको बस क्वेश्चन के साइड में ही परफॉर्म करना है, ठीक है। अब फंक्शन में वापस आते हैं, साइन की जगह साइन लिखा, लेकिन हम mx की वैल्यू चेंज कर चुके हैं। अब mx की जगह क्या रखा है हमने t, तो एग्जैक्टली मैंने t यहाँ पर रख दिया है। और अब अभी आपके पास वैल्यू क्या क्या बची है यहाँ पर dx। अब आपको क्या पता कि dx की जगह क्या आएगा, अब आपको यहाँ पे वापस आना है और क्लियर पता चल जाएगा आपको dx की वैल्यू की जगह क्या रखना है, रिप्लेस करना है। अगर आपने इस वैल्यू को रिप्लेस किया है तो ओवरऑल आपकी वैल्यूज रिप्लेस होगी। साइन का तो साइन रहेगा, इसको आपने t मान लिया तो हमने t लिख दिया। अब यहाँ पर आपको क्लियर पता चल रहा है कि dx की वैल्यू को अगर ये m इसके नीचे जाता है तो यहाँ पर ये m इसके नीचे आ जाता है dt के नीचे, राइट। तो अब यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि dx की वैल्यू आपको क्या मिली dt अपॉन m। तो अगर आपने किसी वैल्यू को t के इक्वल लेट किया है तो ओवरऑल जो पैरामीटर होगा वो t में कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके वैल्यू किस में इंटीग्रेट हो रहा था, इंटीग्रेशन हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे x की फॉर्म में ही आपके पास फंक्शन थे और साथ में dx लिखा जाता था। जैसे कि अब आपने इस वैल्यू को t की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश की, फंक्शन को t की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश की, तो ये वैल्यू भी चेंज होगी, राइट। तो इसीलिए यहीं से आपके पास वैल्यूज़ आपके निकलती जाएंगी ऑटोमेटिकली। आप अगर आगे के क्वेश्चंस देखेंगे तो वैल्यूज़ को शिफ्ट करके ही आपको पता चल जाता है कि आपको dx की जगह क्या रखना है। तो एग्जैक्टली क्या रखना है, dt अपॉन m रखना है आपको इस dx की जगह। तो मैंने रख दिया। अब मेरे पास ये जो 1 अपॉन m वैल्यू है, ये m जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैंने रख दिया है बाहर। अब आपको सॉल्व क्या करना है इस वैल्यू को। नॉर्मली अब आपको पता है कि साइन जो वैल्यू है, बस यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका जो पैरामीटर है वो t की फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे साइन t जो मेरे पास है उसका मेरे को डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, दैट मीन्स माइनस कॉस t। अब यहाँ पे 1 वैल्यू है t के साथ, तो दैट मीन्स अगर 1 नीचे भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है एक ही बात है। सो ये बाहर आपकी वैल्यू m थी वो यहाँ पर आ चुकी है, साथ में 1 अपॉन m बस यहाँ पे लिख दिया है मैंने, नथिंग एल्स, प्लस c। अब आपको क्या करना होता है, जब आपने किसी चीज़ को लेट किया है, अब इस पूरे प्रोसेस के बाद आपको उस t की वैल्यू को वापस से यहाँ पर पुट कर देना है, दैट मीन्स mx। अब आपको क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में मेथड क्या कर रहे थे हम, और यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला था। आई नो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, एक ही स्टेप में आंसर आ गया था। लेकिन अगर आपके पास एग्ज़ाम में डायरेक्ट अगर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है और उसी की हेल्प से ही सॉल्व करना है, तो अगर आपको ये मेथड आता ही नहीं होगा और आप डायरेक्ट सिर्फ यही लिख देंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, राइट। एंड अदरवाइज आपको यहाँ पर चैप्टर 7 में इंटीग्रल्स में बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं, ताकि आपको जो ये चैप्टर 7 है हर एक पार्ट, हर एक टॉपिक, हर एक स्टेप, हर एक मेथड आपको क्लियर हो, चाहे वो कोई भी हो, लेंदी हो, शॉर्ट हो, कैसा भी हो, आपको हर एक वे आना चाहिए इस चैप्टर 7 में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, राइट। सो इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये
अगर आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो उसमें भी बहुत यूज़ होता है। तो इट्स बेटर कि आपको हर एक मेथड आना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल 5 एक तरह का इंट्रो वीडियो हो गया है कि इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे करते हैं, राइट। बहुत ही ईजी है अगर आप ध्यान से देखेंगे कमिंग वीडियोस एंड कमिंग क्वेश्चंस जो मैं इसके ऊपर बताने जाऊंगी। सो नाउ लेट्स वॉच सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेम एग्जाम्पल 5। सो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, आपके पास अब और वैल्यूज़ क्लियर होंगी कि हम सब्स्टिट्यूशन में कर क्या रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन में हम कुछ कर नहीं रहे हैं, एग्जैक्टली हम इस वैल्यू को ओवरऑल सिंप्लीफाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो आपने पहला एग्जांपल देखा तो वो बाय चांस ऑलरेडी सिंपल था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई फॉर्म में है 2 into x एंड दिस x फंक्शन इज मल्टीप्लाइंग विद दिस। तो आपके पास आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल तो इंटीग्रेशन में बताया नहीं हुआ है, राइट। तो आपको कैसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको आता होगा तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके इस फंक्शन की वैल्यू बहुत इजी वे में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो, सब्स्टिट्यूशन में अपने माइंड में सोचना होता है कि आपको वो वैल्यू लेट करनी होती है सब्स्टिट्यूट करने के लिए इक्वल्स टू t, जो आपको डिफ्रेंशिएट करने के बाद कोई ऐसी वैल्यू दे जिसके इक्वल आप वैल्यू रख सके। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन कन्फ्यूज़ होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। सो अभी सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता रही हूँ कि मैं इस वैल्यू को t के इक्वल रख रही हूँ, और आपको पता है कि इसके बाद हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको पता है कि प्रोसेस क्या चल रहा है। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ x हो गया x स्क्वायर का, और 0 क्या एंड 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 0, एंड t का डिफ्रेंसिएशन करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास वैल्यू क्या आती है हमेशा dt अपॉन dx। तो लेकिन हैबिट बना लो कि dt अपॉन dx आएगा तो dx की वैल्यू को अल्टीमेटली जाना कहाँ है, यहाँ पर। तो हमेशा आप यहाँ पे लिख दिया करो, हमेशा आप dt अपॉन dx करें फिर अगला स्टेप दोबारा लिखें, तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो हमेशा जब भी आप ये वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन कर रहे होंगे साथ में आप क्या लगा दें dx, ठीक है। अगर अभी आपको नहीं आदत रहती है तो कोई बात नहीं, आप dt अपॉन dx लिख दें, फिर नेक्स्ट स्टेप में उस dx की वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट कर दें, तो नो प्रॉब्लम। सो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इस वैल्यू को मैंने क्या ले लिया t। अब मेरे पास डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या वैल्यू आई 2x dx, और 2x भी है मेरे पास, dx भी है। ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल लिख सकती हूँ मैं, dt के इक्वल। ये पूरी वैल्यू, अगर आप इस तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे देखो, आप इस तरह से लिख सकते हो 2x dx। इस पूरी वैल्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, dt। तो एज आपका ओवरऑल फंक्शन, जब आप वैल्यूज़ को t के इक्वल रखते हो तो ओवरऑल पैरामीटर्स चेंज होते हैं। तो अगर इस वैल्यू को आपने t की फॉर्म में लिखा है, तो जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो फंक्शन t की फॉर्म में तो यहाँ पे dx की जगह dt आना चाहिए, राइट। तो इस dx को dt की जगह हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपली आपको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्लियर पता चल जाता है, लाइक दिस। तो dt की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है 2x dx, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, dt, साइन का साइन रहने दिया, और इस वैल्यू को मैंने क्या लिखा है, t। तो अब आपका कितना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था, फंक्शन कैसा था, 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं आई डोंट नो, लेकिन आपने इस बड़ी सी वैल्यू को इस छोटे से साइन t में चेंज कर लिया विद द हेल्प ऑफ ओनली t पैरामीटर। सिर्फ एक पैरामीटर चेंज करने की वजह से, वैल्यूज़ को लेट करने की वजह से आपका एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन सिंप्लिसिटी वे में आ चुका है। सो अब आपको क्लियर पता चला होगा कि एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन करना कितना आसान है और आपके फंक्शन को कितना इजी बना देता है, राइट। सो साइन का सबको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t का एज इट इज आ जाएगा एंड प्लस c। एंड मैंने जब बोला था जब आप इंटीग्रेशन कर दे उसके बाद t की वैल्यू को वापस से बस यहाँ पर पुट करना होता है, नथिंग एल्स। सो ये है आपका आंसर। तो क्या आपको इसको देख के लग रहा था कि इसका आंसर ये आने वाला है, नो। सो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है आपको क्वेश्चंस को समझने के लिए। सो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस आगे देखेंगे आपको वैसे वैसे आइडिया लग जाएगा कि मैं इस वैल्यू को t लेने पर ही
मेरे पास इनका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू dt। ठीक है, सो क्लियर पता चल जाएगा। आप साइड में अगर आपको हैबिट नहीं है या अभी आदत नहीं है या अभी आपको नहीं पता चल पा रहा है कि किस वैल्यू को आपने t लेट करना है, तो आप क्या करें, तो आप देख सकते हैं, आप 2x को लेट कर ले पहले t के इक्वल, तो आपको क्लियर पता चलेगा जब मैं इसको लेट करूँगी t के इक्वल तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपको इसको सिर्फ t लेट करने पे ट्वाइस ऑफ x को t अगर लेट करते तो हमें कोई बेनिफिट ना मिलता। क्यों? क्योंकि मेरे पास वैल्यू की आती सिर्फ ये, मैं dx की जगह ट्वाइस ऑफ dx 2 और एक dx की जगह सिर्फ dt लिख पाती, बाकी ये मेरा ओवरऑल जो वैल्यू है वो x की फॉर्म में ही रहती। तो मेन इसीलिए मैंने इसको t को लेट कर लिया। इस वैल्यू को t को लेट करने पर मेरे पास ऐसी वैल्यू आई जो मेरे को इसको और इसको भी कन्वर्ट करके dt की फॉर्म में मैं इजीली लिख पा रही थी। ठीक है, सो आगे जाके आपको और वैल्यूज़ का कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है धीरे धीरे पता चल जाएगा। सो इसमें डरने की और घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स के साथ फॉर एक्सरसाइज 7.2। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।